नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं घटना AKP 24 अजय पंडित के साथ। कभी कभी एक खबर सिर्फ एक कहानी नहीं होती, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर देती है। राजस्थान के श्री गंगानगर से आई यह खबर भी कुछ ऐसी ही है। एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ हुए जघन्य अपराध की, जिसने न सिर्फ स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे समाज की संवेदनशीलता पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। आज हम इस पूरे मामले को विस्तार से समझेंगे। क्या क्या हुआ, कैसे हुआ और सबसे महत्वपूर्ण, आगे क्या होना चाहिए। 18 जून की रात बच्ची अपनी एक सहेली के घर से निकलकर घर लौट रही थी। उसने रास्ते में एक ई-रिक्शा किराए पर लिया और चालक से घर तक छोड़ने को कहा, लेकिन बताया जा रहा है कि रिक्शा चालक ने उसे घर पहुंचाने के बजाय एक स्थानीय होटल में ले जाकर उसे बेच दिया। यह पहला कदम था उस भयावह सिलसिले का, जिसने अगले 5 दिनों तक उस मासूम बच्ची की जिंदगी को नर्क बना दिया। अगले 5 दिनों में बच्ची को कथित तौर पर अलग अलग होटलों में बेचा गया। परिवार को जब यह पता चला कि बच्ची घर नहीं लौटी है, तो उन्होंने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। कई दिनों की खोजबीन के बाद 22 जून को पुलिस बच्ची को सुरक्षित बरामद करने में सफल रही। पूरे मामले में सबसे गंभीर सवाल यह उठता है कि क्या यह सब अचानक हुआ, या प्रशासन की आंखों के सामने महीनों से यह अवैध कारोबार फल फूल रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय पत्रकारों ने महीनों पहले से ही तत्कालीन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी थी कि शहर में कई अवैध होटल संचालित हो रहे हैं, जहां संदिग्ध गतिविधियां होती हैं। इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं दोस्तों। श्री गंगानगर में करीब 150 से ज्यादा होटल चल रहे हैं, जिनमें से मात्र 40 के पास वैध पंजीकरण है, बाकी बिना लाइसेंस के वर्षों से संचालित हो रहे हैं। क्या स्थानीय प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं थी, या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई थी? यह सवाल सिर्फ एक जिले का नहीं है। देश भर में ऐसे कितने ही शहर होंगे जहां अनरजिस्टर्ड होटल बिना किसी निगरानी के चल रहे। घटना सार्वजनिक होने के बाद प्रशासन हरकत में आया। अब तक पुलिस ने करीब 12 से 14 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें कथित तौर पर होटल संचालक, स्टाफ और ई-रिक्शा चालक शामिल है। बाकी आरोपियों को तलाशा जा रहा है। इसके साथ ही प्रशासन ने कई अवैध होटलों, भवनों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया है, यह कहते हुए कि ये अवैध भूमि पर बनाए गए थे। लेकिन यह भी एक तार्किक सवाल उठता है, अगर ये निर्माण अवैध थे तो कार्रवाई पहले से क्यों नहीं हुई? क्या बच्ची की सुरक्षा और गरिमा को दांव पर लगने का इंतजार किया जा रहा था? बुलडोजर से इमारतें तो गिराई जा सकती है, लेकिन क्या इससे असली जवाबदेही तय होगी? क्या एक बड़ा सवाल, यानी यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। इस मामले में सिर्फ मुख्य आरोपी ही नहीं, बल्कि होटल स्टाफ और प्रबंधन की भूमिका पर भी सवाल खड़ा उठता है। कानून अगर किसी अपराध की जानकारी होते हुए भी उसे रोकने का प्रयास
नहीं किया जाता तो वह भी उतना ही जिम्मेदार माना जाता है। ऐसे में जांच एजेंसियों के सामने चुनौती है कि इस पूरे नेटवर्क को बेनकाब किया जाए। न सिर्फ सीधे दोषियों को बल्कि उन सभी को जिन्होंने आंखें मूंदे रखी। अब बात करते हैं कि इस तरह के मामलों में कानूनी तौर पे क्या प्रावधान है। भारत में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधियों से निपटने के लिए पॉक्सो एक्ट यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट लागू होता है, जो ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान करता है। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को खरीदा बेचा जाता है तो भारतीय न्याय संहिता के तहत मानव तस्करी से जुड़ी धाराएं भी लागू होती है, जिनमें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। कानून के जानकारों का कहना है कि इस मामलों में सिर्फ प्रत्यक्ष अपराधियों पर ही नहीं बल्कि उन सभी पर भी मुकदमा चलाया जाना चाहिए जिन्होंने इस पूरे नेटवर्क को चलाने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मदद की है, चाहे वह होटल मालिक हो या स्टाफ हो, कोई भी हो। एक अहम बिंदु यह भी है कि पीड़िता की पहचान सार्वजनिक करना कानून अपराध है और मीडिया व जांच एजेंसियों दोनों को इस संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए। घटना सामने आने के बाद श्री गंगानगर की सड़कों पर स्थानीय महिलाएं और नागरिक उतर आए। धरना प्रदर्शन के जरिए उन्होंने प्रशासन से दो मुख्य मांगे रखी। दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और कानून के तहत सख्त सजा दी जाए। शहर में चल रहे तमाम अवैध होटलों की गहन जांच हो और उन्हें अस्थायी रूप से बंद किया जाए। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना अकेली नहीं, इससे पहले भी क्षेत्र में इसी तरह की चिंताजनक घटनाएं सामने आ चुकी हैं, लेकिन हर बार प्रशासन की प्रतिक्रिया घटना के बाद ही आती है, पहले नहीं। एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इस तरह की घटनाएं अक्सर बड़े शहरों की खबरों की तुलना में कम कवरेज पाती है। छोटे शहरों और कस्बों से आने वाली ऐसी घटनाएं अक्सर राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पाती, जिससे पीड़ितों को न्याय दिलाने में देरी होती है और जनवाद कमजोर पड़ जाता है। यह एक व्यापक सवाल है, क्या न्याय की गति और मीडिया कवरेज पीड़ित के सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि पर निर्भर होनी चाहिए? यह चिंतन का विषय है दोस्तों, जिस तरह पूरे समाज को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। यह मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि कैसे नियामक तंत्र की कमजोरी, भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी मिलकर एक ऐसा माहौल बना देती है जहां सबसे कमजोर वर्ग, खासकर बच्चे, सबसे ज्यादा असुरक्षित हो जाते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामला में सिर्फ प्रतिक्रियात्मक कार्रवाई पर्याप्त नहीं है, जरूरत है निरंतर निगरानी, समय पर लाइसेंस जांच और पुलिस व स्थानीय प्रशासन के बीच जवाबदेही तय करने की। साथ ही बाल संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर हेल्पलाइन और रैपिड रिस्पांस टीमों को और सशक्त बनाने की।
सशक्त बनाने की भी आवश्यकता है। पूरे मामले में एक पहलू जिस पर अक्सर कम ध्यान दिया जाता है वह है पीड़िता। सिर्फ दोषियों को सजा दिलाना ही काफी नहीं है, पीड़िता को उचित मनोवैज्ञानिक सहायता, चिकित्सा देखभाल और शिक्षा जारी रखने में सहयोग जैसी दीर्घकालिक सहायता की भी उतनी ही आवश्यकता है, ताकि वह उस अनुभव के बाद अपने जीवन को फिर से आगे बढ़ा सके। बाल अधिकार संगठनों का कहना है कि सरकार और प्रशासन को ऐसे मामलों में पीड़ित परिवार के साथ दीर्घकालिक संपर्क बनाए रखना चाहिए, और ये सही भी है। न कि सिर्फ मामला सुर्खियों में रहने तक ही सक्रियता दिखानी चाहिए। इस पूरे मामले में असली इंसाफ तभी संभव है जब जांच निष्पक्ष हो, हर दोषी चाहे वह छोटा हो या बड़ा हो कानून के दायरे में लाया जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस अस्थायी कदम उठाए जाए। यह सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, समाज की सामूहिक जिम्मेवारी भी है कि ऐसी घटनाओं पर सिर्फ आक्रोश तक सीमित न रहा जाए, बल्कि दीर्घकालिक जवाबदेही की मांग की जाए। साथ ही यह भी जरूरी है कि हम पीड़िता की पहचान और गरिमा का पूरा सम्मान करें। इस दर्दनाक घटना को सनसनी बनाने के बजाय इससे सीखकर एक सुरक्षित भविष्य की दिशा में काम करें। आपकी इस मामले पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।